हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में खौफनाक रहस्यमय रोमांचक सीरीज की कॉमिक खूनी डॉक्टर। फूलगढ़ी पहाड़ों के दामन में बसा एक सुंदर व संपन्न कस्बा था। वहाँ अधिकांश आबादी शिक्षित थी। कस्बे की दूर तक फैली ज़मीनों पर कृषि फार्मों के अतिरिक्त पोल्ट्री फार्म और डेयरी फार्म भी मौजूद थे। कस्बे के निवासी सभ्य और शिक्षित थे, इसलिए यहाँ अपराध बहुत कम होते थे। सभी लोग एक दूसरे को जानते पहचानते थे और ज़रूरत के समय हमेशा एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते थे। कस्बा बहुत सुंदर था, इसलिए वहाँ पर्यटक भी आते थे, जिनके ठहरने के लिए वहाँ दो तीन होटल भी थे। लॉरेंस भी एक संपन्न और शिक्षित किसान था। इस वक्त वह अपनी पत्नी के साथ बैठा टीवी देख रहा था। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। तभी, अरे, रात के 11 बजने वाले हैं। रूबी अभी तक आई क्यों नहीं? अपनी सहेली के बर्थडे पार्टी में गई है भाई, वहाँ देर तो लगेगी। रूबी उनकी 16 वर्षीय पुत्री का नाम था। मगर इतनी देर तो नहीं होनी चाहिए थी। मैं उसकी सहेली के घर फ़ोन करता हूँ। सीमा से कहना है कि अब वो रूबी को अकेली ना भेजे, अपना कोई नौकर इसके साथ कर दे। लॉरेंस ने सीमा के घर फ़ोन मिलाया। फ़ोन सीमा नहीं उठाया था। जी हाँ अंकल, मैं सीमा बोल रही हूँ। सीमा बेटी, रूबी को कब विदा करोगी? अब तो बहुत रात हो गई है। क्या? रूबी अभी तक घर नहीं पहुंची अंकल? वो तो बहुत देर पहले जा चुकी है। जा चुकी है? लॉरेंस परेशान हो उठा था। कुछ देर तक वह सीमा से पूछताछ करता रहा, फिर फ़ोन बंद कर दिया। क्या हुआ? रूबी तो वहाँ से 2 घंटे पहले निकल चुकी है, फिर अभी तक यहाँ क्यों नहीं पहुँची? मुझे तो चिंता हो रही है। हो सकता है वो अपनी किसी दूसरी सहेली के घर चली गई हो। रूबी बहुत समझदार लड़की है, वो इतनी रात कहीं कहीं और नहीं जा सकती। मैं विक्की को साथ लेकर रूबी को ढूंढने जाता हूँ। विक्की उनका बेटा था, जो रूबी से 2 वर्ष बड़ा था। लॉरेंस ने विक्की को बुलाकर उसे पूरी बात बताई और बोला, तुम जल्दी जाकर घोड़े तैयार करो। यस डैडी। घोड़ों पर सवार होकर वह रूबी की तलाश में निकल पड़े। सीमा के घर तक दो रास्ते जाते हैं डैडी। एक तो सीधा रास्ता है जो खेतों के बीच से होकर गुजरता है, और दूसरा कच्चा रास्ता है जो पुराने कब्रिस्तान से गुजरता है। हम पहले किस तरफ जाएं? रूबी ने तो सीधा रास्ता ही पकड़ा होगा। रात के समय वो भला कच्चे रास्ते पर क्यों जाएगी? ठीक है, हम पहले सीधे रास्ते पर ही उसे तलाश करेंगे। रास्ते में वो जगह जगह रुक रुक कर रूबी को पुकारते रहे, रूबी। कुछ ही देर बाद सीमा का घर आ गया डैडी, मगर रूबी नहीं मिली। तभी उनके पुकारने पर सीमा अपने पिता जग जग प्रदेश के साथ बाहर निकल आई। सॉरी, जग प्रवेश और लॉरेंस में बड़ी अच्छी दोस्ती थी। क्या हुआ अंकल? क्या रूबी अभी तक घर नहीं पहुंची? नहीं, और वो हमें रास्ते में भी कहीं नहीं मिली। हमने पूरा रास्ता चेक किया। फिर रूबी कहाँ गई लॉरेंस? यही तो मैं सोच रहा हूँ जग। कहीं मेरी बेटी के साथ कोई दुर्घटना न घट गई हो। बुरी बातें मत सोचो, रूबी को कुछ नहीं हुआ होगा। मेरा विचार है हमें कब्रिस्तान वाले रास्ते को भी चेक करना चाहिए। हो सकता है रूबी ने आज वापसी पर वही रास्ता पकड़ा हो। विक्की ठीक कहता है, मैं भी तुम लोगों के साथ चलता हूँ। चलो। जग प्रवेश अपना घोड़ा निकाल लाया और फिर वह तीनों जंगल की ओर चल दिए। तुम तो जानते ही हो जग कि रात के समय यहाँ पहाड़ों से अक्सर जंगली जानवर उतर आते हैं। मुझे डर है कि कहीं रूबी किसी जानवर का शिकार ना बन गई हो। लेकिन यहाँ कभी ऐसी घटना नहीं घटी है। जंगली जानवर खेतों को तो ज़रूर नुकसान पहुँचा जाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी किसी इंसान को नहीं मारा। वो कब्रिस्तान के निकट पहुँच गए। कब्रिस्तान के अंदर भी देखना चाहिए। पहले उन्होंने कब्रिस्तान के बाहर से ही आवाज़ें लगाईं, रूबी, रूबी कहाँ हो तुम? जब उन्हें कोई जवाब नहीं मिला तो विक्की ने एक टूटी हुई कब्र पर टॉर्च का प्रकाश डाला। ओह, ये क्या था? डरो नहीं, ये बिज्जू था, जो कब्र में घुसकर लाश को खा जाता है। अंदर चलें, कब्रिस्तान से गुजरकर हम दूसरी तरफ निकल जाएंगे। चारों ओर टॉर्च का प्रकाश डालते हुए कब्रिस्तान के बीच से गुजरे। कब्रिस्तान से बाहर आने के बाद जगप्रवेश गंभीर स्वर में बोला, लॉरेंस, रूबी के साथ ज़रूर कुछ गड़बड़ हो गई है। हमें पुलिस को सूचना दे देनी चाहिए। ठीक है। पता नहीं मेरी बहन कहाँ होगी। कुछ देर बाद वो पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार के सामने बैठे थे, और मुझे डर है कि वह किसी जंगली जानवर का शिकार ना हो गई हो। आपका विचार ठीक भी हो सकता है मिस्टर लॉरेंस। हो सकता है कि कोई जानवर रूबी को उठाकर जंगल में ले गया हो, क्योंकि मिस्टर जग प्रवेश के और अपने घर के बीच वाले दोनों रास्ते तुम पूरी तरह चेक कर चुके हो, और वहाँ तुम्हें कोई भी ऐसा चिन्ह नहीं मिला जिससे लगे कि कोई दुर्घटना घटी है। जंगल तो बहुत दूर पहाड़ों के ऊपर तक फैला हुआ है। हाँ, और इतने बड़े जंगल में किसी को तलाश करना आसान काम नहीं है। फिर इस बार अंधेरा भी है। कल दिन के उजाले में हम कस्बे के कुछ और लोगों को साथ लेकर रूबी की तलाश में निकलेंगे। ठीक है इंस्पेक्टर। रात में ही रूबी के गायब होने की खबर पूरे कस्बे में फैल गई थी। लोगों लॉरेंस के घर लोगों की भीड़ एकत्रित हो चुकी थी। मत रो बहन, खुदा पर भरोसा रखो, रूबी अवश्य मिल जाएगी। मूह। सुबह का सूरज उगते ही रूबी की तलाश का काम शुरू हो गया। मेरा विचार है दो दो आदमियों की टोलियां बना ली जाएं, और ये टोलियां अलग अलग दिशाओं में जाकर तलाश का काम शुरू करें।
टोलियां बनाकर सब लोग रूबी की तलाश में निकल पड़े। विक्की के साथ कस्बे का एक युवक दिलीप था। यह जंगल घना ज़रूर है, मगर मैंने आज तक यहाँ कोई जंगली जानवर नहीं देखा। फिर भी लोग इधर आते हुए डरते हैं। अचानक दिलीप ने एक और संकेत किया। उधर देखो विक्की, यहाँ तो गिद्ध मंडरा रहे हैं। हाँ, और गिद्ध इस जगह इस तरह किसी लाश पर ही मंडराते हैं। फिर दिलीप ने अपना वाक्य अधूरा ही छोड़कर घोड़ा उस दिशा में दौड़ा दिया। विक्की उसके पीछे था। वह निकट पहुंचे तो वहां बैठे गिद्ध डर कर उड़ गए। विक्की का दिल एक अज्ञात भय से कांप उठा था। दिलीप, वो सफ़ेद ढेर कैसा है? रूबी भी कल सफ़ेद वस्त्र पहने हुई थी। पहले उसके निकट तो चलो। और जब वे निकट पहुंचे, रूबी मेरी बहन। क्या वो वाकई रूबी है? मगर इसका सिर कहाँ गया? हाँ, ये रूबी है दिलीप। सिर ना होने के बावजूद भी मैंने इसे पहचान लिया। ये मेरी बहन ही है। और विक्की रूबी के शव से लिपट कर रोने लगा। कुछ देर में दूसरे लोग भी वहां पहुंच गए। लॉरेंस बेटी की लाश देखकर बुरी तरह तड़प उठा। ये क्या हो गया मेरी बच्ची? प्लीज़ लॉरेंस, खुद को संभालो। लाश का निरीक्षण करने के बाद इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार ने उठकर गंभीर स्वर में घोषणा की। रूबी को किसी जानवर ने नहीं मारा, बल्कि किसी तेज धार वाले हथियार से गर्दन काटकर इससे हत्या की गई है। ये तुम क्या कह रहे हो इंस्पेक्टर? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मिस्टर लॉरेंस। मगर मगर ऐसा कौन कर सकता है? हमारी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है। कातिल के बारे में बाद में सोचेंगे, पहले रूबी का सिर तलाश किया जाए। वो कहीं निकट ही पड़ा होगा। ये भी तो हो सकता है कि कोई जानवर इसका कटा हुआ सिर उठाकर जंगल में ले गया हो। फिर सिर की तलाश शुरू हुई, मगर रूबी का सिर कहीं भी दिखाई नहीं दिया। इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार एक बार फिर लाश के निकट आ खड़ा हुआ। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि रूबी की हत्या इस जगह पर नहीं की गई है। अगर गर्दन यहाँ काटी जाती तो आसपास खून फैला होना चाहिए था, लेकिन खून नहीं है। इसका अर्थ है हत्या कहीं और की गई है और बाद में लाश यहाँ लाकर डाल दी गई है। लेकिन सिर कहाँ गया? हो सकता है हत्यारे ने सिर कहीं दबा दिया हो। ये बात गले नहीं उतरती इंस्पेक्टर। हत्यारे को लाश की गर्दन अलग कर दूसरी जगह दबाने की क्या जरूरत थी? इंस्पेक्टर के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। रूबी की सिर कटी लाश जब कस्बे के अस्पताल लाई गई तो पूरे कस्बे में आतंक फैल गया। अस्पताल के बाहर भीड़ एकत्रित हो गई। किसने मारा रूबी को? हमारे कस्बे में कभी ऐसी घटना नहीं घटी। हत्यारे ने पूरा चेहरा ही गायब कर दिया बेचारी का। उधर कुछ लोग कस्बे के अन्य भागों में और खेतों में रूबी का सिर तलाश करते फिर रहे थे। हो सकता है हत्यारे ने सिर किसी खेत में डाल दिया हो। नदी में भी तो फेंक सकता है। सारे दिन की तलाश के बाद भी रूबी का सिर नहीं मिल पाया था। इधर अस्पताल में रूबी की लाश का पोस्टमार्टम हो चुका था। डॉक्टर चौधरी ने इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार को बताया। इंस्पेक्टर, हत्यारे ने रूबी की सिर्फ जान ली है। उसके साथ कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं की गई है। लेकिन हत्या का कारण क्या हो सकता है? कारण किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था। उधर लाश का सिर न मिलने के कारण सब परेशान थे। आखिर रात 10 बजे लॉरेंस ने कहा, मैं रूबी की लाश को ऐसे ही दफन करने का फैसला कर लिया है। ठीक है मिस्टर लॉरेंस, उचित भी यही कि लाश दफन कर दी जाए। आधी रात के समय रूबी की लाश दफन कर दी गई। अगली सुबह इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार ने उस रास्ते की जांच की जो लॉरेंस के घर से जग प्रवेश के घर तक जाता था। दोनों ओर की झाड़ियों में घुसकर ध्यानपूर्वक देखो। अगर हत्यारे ने लड़की पर यह हमला किया होगा तो कोई ना कोई निशान अवश्य मिलेगा। सिपाही झाड़ियों में घुस गए और एक एक इंच का निरीक्षण करते हुए आगे बढ़ने लगे। कुछ देर बाद, ये तो लेडीज़ पर्स है। उसने तुरंत इंस्पेक्टर को सूचना दी। हाँ, ये रूबी का पर्स है। लॉरेंस ने मुझे बताया था कि रूबी के पास चमकदार कपड़े का पर्स था। इसका मतलब है हत्यारे ने उस पर इसी जगह हमला किया था। तभी एक सिपाही दाई ओर से भाग कर आता दिखाई दिया था। सर, उस तरफ घास पर खून के धब्बे हैं और ऐसे निशान भी है जैसे किसी भारी चीज़ को घसीटा गया हो। चलो देखते हैं। फिर फोटोग्राफर बुलाकर इंस्पेक्टर ने उस स्थान के चित्र बनवा लिए। कोई सुराग न मिलने के कारण पुलिस की तफ्तीश आगे नहीं बढ़ पा रही थी। रूबी की लाश मिलने के दूसरे ही दिन कस्बे के दो लड़के पक्षियों का शिकार करते हुए पुराने कब्रिस्तान में पहुंचे। अचानक, ओए रोमी, वो क्या है? भूत! अबे भूत दिन में नहीं निकलते हैं। चल उधर चलकर देखते हैं। दोनों घूमकर कब्र के सामने पर ई ओ सोनू, वो चुड़ैल है, भागो यहाँ से। नहीं रोमी, मैंने इसे पहचान लिया है। ये तो रूबी का कटा हुआ सिर है। कुछ ही देर में पुलिस, रूबी के रिश्तेदार तथा कस्बे के अन्य लोग वहां पहुंच गए। ओह मेरी बच्ची! किसी जानवर ने इसका चेहरा और आंखें खा डाली। हाँ, यह काम तो जानवरों का ही लगता है। लेकिन 2 दिन बाद रूबी का सिर कहाँ से आ गया? हत्यारे ने उसे यहाँ लाकर डाला होगा, या फिर ये जंगल में कहीं पड़ा होगा और कोई जानवर इसे यहाँ ला उठा लाया होगा। रूबी का सिर अस्पताल लाया गया, जहाँ डॉक्टर चौधरी ने उसका निरीक्षण किया। बड़ी अजीब बात है। कुछ देर बाद, कोई नई बात मालूम हुई डॉक्टर? हाँ इंस्पेक्टर, लेकिन वो बहुत खौफनाक बात है। खौफनाक बात? यस इंस्पेक्टर, रूबी की आंखों को किसी जानवर ने नहीं खाया बल्कि निकाली गई हैं। यह सुनकर लॉरेंस तड़प उठा। नहीं, ऐसा मत कहो डॉक्टर। लेकिन सच्चाई यही है, रूबी की आंखें किसी इंसान ने ही निकाली हैं। लेकिन क्यों?
अगर कोई व्यक्ति रूबी को कत्ल करना चाहता था तो क्या उसके लिए इतना ही काफ़ी नहीं था कि उसने रूबी को मार दिया? उसने ये क्यों ज़रूरी समझा कि रूबी की गर्दन काट कर अलग कर दें और फिर उसकी आंखें भी निकाल कर फेंक दें? इस तरह की हरकतें तो केवल पागल या जुनूनी हत्यारे ही करते हैं। नहीं, इस तरह की हरकत वो लोग भी करते हैं जो अपने भीतर किसी के प्रति घृणा और प्रतिशोध की भावना रखते हैं। नहीं, मैं ये नहीं मान सकता। मेरी बच्ची की किसी से दुश्मनी नहीं थी। वो एक भोली भाली और शरीफ लड़की थी। फिर तो यही कहा जा सकता है कि यह काम किसी पागल हत्यारे का है। लेकिन पागल हत्यारा हमारे कस्बे में कहाँ से आ गया? लोग काफ़ी देर तक एक दूसरे से सवाल करते रहे, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। रूबी का कटा हुआ सिर उसकी कब्र के निकट ही एक गड्ढा खोद कर दफन कर दिया गया। मेरी बच्ची, सुबह सुबह। इस घटना के 4 दिन बाद कस्बे का एक युवक जिसका नाम समीर था, शाम के समय अपने घर से निकला तो उसके पिता महेश चंद ने पूछा, कहाँ जा रहे हो समीर? फार्म तक जा रहा हूँ डैडी, ट्रैक्टर में कुछ खराबी हो गई है, वो ठीक करनी है। यह कहकर समीर चला गया था। लेकिन जब समीर रात 11 बजे तक वापस लौटकर नहीं आया तो उसकी छोटी बहन आशा ने चिंतित सर में अपने पिता से कहा, डैडी, भैया अभी तक लौट कर नहीं आए हैं। वो कभी इतनी देर तक फार्म हाउस पर नहीं रुकते हैं। मुझे बड़ी चिंता हो रही है। तो परेशान मत हो, मैं जाकर उसे ले आता हूँ। अगले ही पल महेश चंद अपने घोड़े पर सवार हो घोड़ा दौड़ाता हुआ फार्म हाउस की तरफ उड़ चला। शीघ्र ही वह फार्म हाउस पहुँच गया। समीर कहाँ है, ज़रा उसे बुलाओ। वो तो घर चले गए बाबूजी। घर चले गए? हाँ बाबूजी, वो तो 9 बजे घर चले गए थे। वापसी पर महेश चंद बहुत तेज़ घोड़ा दौड़ा रहा था। समीर 9 बजे चला गया था, फिर अब तक घर क्यों नहीं पहुंचा? कुछ ही देर में वो घर पहुंच गया। आशा, समीर आया? नहीं डैडी। कहाँ चला गया वे? फॉर्म से तो 9 बजे घर के लिए चल पड़ा था, फिर अब तक पहुंचा क्यों नहीं? मुझे बहुत डर लग रहा है डैडी। समीर भैया देर तक कभी बाहर नहीं रहे। आप जाकर पुलिस को खबर कीजिए। समीर सचमुच गायब हो गया था। पुलिस और कस्बे वाले मिलकर 2 दिन तक उसे ढूंढते रहे, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। कहाँ चला गया मेरा बेटा? कहीं उसी पागल हत्यारे का शिकार तो नहीं बन गया? जब तक कोई सबूत नहीं मिलता कुछ नहीं कहा जा सकता। इस बार भी लोग दो दो की टोलियां बनाकर ज़मीर को तलाश कर रहे थे। जब प्रवेश भी तलाश के काम में शामिल था और उसके साथी के रूप में दलीप था। पता नहीं अचानक ये सब क्या होने लगा है, कुछ समझ नहीं आता। अंकल, मुझे तो लगता है कोई भूत हमारे कस्बे में आ गया है। तुम पढ़े लिखे होकर भी इन बेकार की बातों पर विश्वास करते हो। तभी अंकल वो देखिए, कुत्ता वहाँ क्या खाने आया है, चलो देखते हैं। घोड़े से उतरकर जब प्रवेश ने बांसों के झुंड में झाँका, हे भगवान, क्या ये समीर है? अभी पता चल जाएगा। वह सिर्फ समीर का ही था। अरे ये तो समीर ही है। और इसकी आंखें भी गायब हैं, साथ ही चेहरे का मांस भी नुचा हुआ है। कुछ ही देर में कस्बे के लोग और पुलिस वहां पहुंच गई थी। महेश चंद्र अपने पुत्र का सिर देखकर विलाप कर रहा था। हाय मेरा जवान बेटा, उस पागल हत्यारे ने इसकी भी जान ले ली। समीर के सिर को तुरंत ही जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया था। बिल्कुल उसी तरह का मामला है। बाद में उसने इंस्पेक्टर को बताया, यह भी उसी हत्यारे का काम है। डॉक्टर, इसका अर्थ है कि हमारे कस्बे में सचमुच एक पागल हत्यारा मौजूद है। उधर दोपहर तक समीर की लाश भी मिल गई थी। उसे जंगल में लकड़ी काटने गए व्यक्ति ने देखा था। लाश? ये समीर ही होगा। पुलिस वहां जाकर लाश को भी अस्पताल ले आई थी। पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर चौधरी ने बताया, हत्या 2 दिन पहले की गई और इस हत्या तथा रूबी की हत्या करने के तरीके में ज़रा सा भी फर्क नहीं है। और दोनों ही मामलों में हत्यारे ने कहीं कोई सुराग नहीं छोड़ा है। इसका अर्थ है वो काफ़ी चालाक भी। कस्बे के लोगों ने इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार का घेराव कर लिया। इंस्पेक्टर, वो पागल कातिल अगर कस्बे में मौजूद है तो वो और भी वारदातें कर सकता है। उसे ढूंढ कर गिरफ्तार करो। हाँ, उसे जल्दी गिरफ्तार करो। भाइयों, पुलिस पूरी कोशिश कर रही है। हम एक एक आदमी के विषय में छानबीन कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत जल्दी हम हत्यारे को ढूंढ निकालेंगे। अगले 4 दिन में हत्यारा तो गिरफ्तार नहीं हुआ, मगर एक और वारदात हो गई। इस बार खेत में काम करने वाले एक मजदूर हत्यारे का शिकार बना था। उसकी सिर कटी लाश खेती में ट्यूबवेल के निकट पड़ी पाई गई थी। इसका सिर पता नहीं हत्यारे ने कहाँ फेंका होगा। लाश और कटे सिर का निरीक्षण करने के बाद डॉक्टर चौधरी ने इस बार एक नई बात बताई। मैंने इन तीनों केसों में एक महत्वपूर्ण बात नोट की है इंस्पेक्टर। पहले तो मैं इसे अपना वहम समझ रहा था, लेकिन ये तीसरी लाश देखने के बाद मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि ये काम किसी एक्सपर्ट सर्जन का है। क्या? ये बात आप किस बुनियाद पर कह रहे हैं डॉक्टर? मैं इस बुनियाद पर कह रहा हूँ कि सिरों से आंखें जिस अंदाज से निकाली गई हैं वो किसी अनाड़ी का अंदाज नहीं है। वो एक प्रशिक्षित डॉक्टर बल्कि सर्जन का अंदाज है। लेकिन इस कस्बे में तो आपके अतिरिक्त और कोई सर्जन नहीं है। और मैं कातिल नहीं हूँ। मेरा ये मतलब नहीं था डॉक्टर। आपने ये नई बात बताकर मुझे एक नई उलझन में डाल दिया है। अब मुझे अपनी तफ्तीश नए ढंग से आरंभ करनी होगी। अब पुलिस हर आदमी को चेक कर रही थी। बाहर से आकर होटल में ठहरे लोगों की भी जांच कर रही थी। यहाँ कोई ऐसा पर्यटक तो नहीं ठहरा हुआ है जो डॉक्टर हो? नहीं, यहाँ किसी ने अपना पेशा डॉक्टर नहीं लिखा है।
कस्बे में मौजूद तीनों होटलों में से किसी में भी कोई डॉक्टर नहीं ठहरा हुआ था। इसी तरह एक हफ्ता गुजर गया और कातिल का कुछ पता नहीं चला। सर, एक सप्ताह से और कोई वारदात नहीं हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हत्यारा बाहर से आया और वापस चला गया हो? वारदात कहाँ से होगी धनराज? कस्बे वालों ने तो रात को घरों से निकलना ही बंद कर दिया है। तो हमें हत्यारे के लिए एक जाल बिछाना चाहिए सर। अगर कोई लड़की या युवक रात के समय अकेले कस्बे में टहलने के लिए तैयार हो जाए तो। मशवरा तो अच्छा है, लेकिन इसके लिए तैयार कौन होगा? फिर इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार ने कुछ भरोसे के लोगों से इस विषय में बात की तो समीर की बहन आशा इस काम के लिए तैयार हो गई। मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ इंस्पेक्टर। ये तू क्या कह रही है बेटी? मैं अपना बेटा तो खो ही चुका हूँ, अब तू भी? अपने भैया के हत्यारे को गिरफ्तार कराने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। प्लीज़ डैडी, आप मुझे मत रोकिए। आशा को इजाज़त दे दीजिए महेश चंद्र जी, हम इसकी सुरक्षा का पूरा प्रबंध करेंगे। विश्वास रखिए, हत्यारा न छू भी नहीं सकेगा। आशा की जिद के सामने महेश चंद ने हथियार डाल दिए। इंस्पेक्टर ने उन्हें अपनी योजना समझाई। महेश चंद जी, शाम होते ही आप अपने फार्म पर चले जाएंगे। रात 10 बजे आशा घर से आपके लिए खाना लेकर फार्म की ओर अकेली जाएगी। हम कुछ दूरी रखकर आशा की निगरानी करेंगे। ठीक है इंस्पेक्टर। उसी रात 10 बजे आशा अकेली अपने घर से निकली और पैदल ही फार्म की ओर चल पड़ी और खेतों के बीच से होती हुई सुरक्षित अपने फार्म पर पहुंच गई। आ गई बेटी, भगवान का शुक्र है। मैं तो बहुत डर रहा था, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं डरी डैडी। और अभी तो मुझे वापस भी जाना है। वापसी पर भी रास्ते भर कोई विशेष बात नहीं हुई थी और आशा सुरक्षित अपने घर पहुंच गई थी। आज तो वह कातिल सामने नहीं आया, लेकिन उसे सामने लाने की मैं लगातार कोशिश करती रहूंगी। और वह तीसरी रात की बात है। आशा सुनसान सड़क पर अकेली चली जा रही थी। उससे 20 गज पीछे दाई ओर की झाड़ियों में इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार और उसका सहायक धनराज बहुत सावधानी से चलते हुए उसका पीछा कर रहे थे। अचानक आशा कोई आहट नहीं सुन सकी थी, क्योंकि पीछे आने वाली छाया के पाँव में रबर सोल के जूते थे। इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार धन्ना तुरंत झाड़ियों से निकलकर सड़क पर आ गए। तभी छाया ने निकट पहुंचकर दरांती वाला हाथ ऊपर उठाया, लेकिन उसकी गोली सिर्फ छाया के चोगे में सुराख कर सकी थी। घबराहट में कातिल के हाथ से दराती छूटकर नीचे गिर गई और उसने झाड़ियों में छलांग लगा दी। कमान धनराज! मगर घनी झाड़ियों के कारण वह तेज नहीं दौड़ पा रहे थे। तभी उफ! सर! निकल गया कमीना। वह बहुत फुर्तीला था सर, और उसे इन जगहों का पूरा ज्ञान भी था। तभी तो इन घनी झाड़ियों में इतनी तेज दौड़ता चला गया, जबकि हमारे कदम पर ठोकरें खाते रहे। कुछ देर बाद, क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? सॉरी, वो भागने में सफल हो गया। ये उसका हथियार है सर। हाँ, इसी से वह आशा पर हमला करने वाला था। इसकी धार इतनी तेज़ है कि एक ही बार में इंसान की गर्दन कट सकती है, और कातिल की ये पहली निशानी हमारे हाथ लगी है। फिर उन्होंने टॉर्च के प्रकाश में उस जगह का निरीक्षण किया। वो छलांग लगाकर इस जगह झाड़ियों में घुसा था। हाँ, यहाँ सड़क के किनारे की मिट्टी काफ़ी नरम और गीली है। एक जगह पुनः टॉर्च पर प्रकाश पड़ा तो वो दोनों चौंक पड़े। ओह! ये निशान? ये अवश्य कातिल के जूतों के निशान हैं। निशान बिल्कुल साफ है। कंपनी का नाम तक ज़मीन पर उतर आया है। यह हमें बहुत बड़ी सफलता मिल गई है। यस सर, इस धनाती और जूते के निशानों की मदद से हम कातिल को खोज निकालेंगे। तुम आशा को घर पहुँचाओ और वापसी पर पुलिस फोटोग्राफर को लेते आना। मैं यहीं रुकता हूँ। कस्बे में जूतों की सिर्फ 4 दुकानें थीं। आवश्यक कार्रवाई के बाद इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार पूछताछ करता हुआ तीसरी दुकान पर पहुंचा तो, जी हाँ, इस कंपनी के जूते मेरी दुकान पर ही मिलते हैं। मुझे इस आदमी की तलाश है जिसके पास ये जूते हैं। क्या तुम कुछ मदद कर सकते हो? ये जूते ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 2 मास पहले ही खरीदे गए हैं, क्योंकि ये वैरायटी मेरे पास सिर्फ 2 मास पहले ही आई थी। तुमने तो बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है दोस्त। अब ज़रा सोच कर बताओ कि इस तरह के जूते तुमने कितने ग्राहकों को बेचे थे? ये जूता छोटे नंबर का है, और मेरे ग्राहकों में ऐसे लोगों की संख्या अधिक नहीं है जिनके पाँव छोटे हैं। फिर तो तुम इस जूते के ग्राहक का नाम भी बता सकते हो। जवाब में दुकानदार ने 6 ग्राहकों के नाम लिखवा दिए, जिन्होंने उस तरह के जूते खरीदे थे। इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार की अगली मंजिल कस्बे का वह एकमात्र बड़ा स्टोर था जहाँ खेती बाड़ी में काम आने वाले सभी औजार बेचे जाते थे। इस दराती को पहचानते हो? वास्तव में दराती पर से किसी की उंगलियों के निशान तो नहीं मिल सके थे, लेकिन उसके फल पर इस दुकान का ट्रेडमार्क अवश्य अंकित था। जी हाँ, ये दराती हमारी ही दुकान की है। क्या तुम इस दराती के खरीदार का नाम बता सकते हो? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसी दरातियाँ तो बहुत से लोग खरीदते हैं। भला मैं उन सबके नाम कैसे याद रख सकता हूँ? तुम्हारे पास जो लोग दरातियाँ या दूसरे औजार खरीदने आते हैं, उनका संबंध अवश्य खेती बाड़ी के पेशे में होता होगा। क्या पिछले 1.5 2 महीने की अवधि में तुम्हारे पास कोई ऐसा ग्राहक आया था जिसका संबंध इस पेशे से ना हो? कुछ देर सोचकर दुकानदार बोला, याद आया। कुछ दिन हुए दलीप मेरी दुकान पर आया था, और उसका पेशे खेती बाड़ी से नहीं है। हाँ, मैं जानता हूँ दलीप कोई भी काम धंधा नहीं करता है। तुम्हारी दुकान पर वो क्या खरीदने आया था? उसने दराती ही खरीदी थी, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि वह वही दराती है या नहीं। इसका पता मैं चला लूँगा। तुमने जो जानकारी दी उसके लिए धन्यवाद। पुलिस स्टेशन वापस पहुंचकर इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार ने अपने सहायकों को बताया,
हमें सिर्फ एक संदिग्ध नाम मालूम हो चुका और वह है दलीप। जूतों की दुकान से मिली 6 ग्राहकों की लिस्ट में भी ये नाम मौजूद है और दराती के एक खरीदार का नाम भी दलीप है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है सर कि दलीप उन दोनों दलों का सदस्य था जिन्होंने रूबी और समीर की लाश या कटा हुआ सिर सबसे पहले देखा था। हाँ, ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण है। इससे शक होता है कि दलीप को पहले से ही मालूम था कि लाश कहाँ पर है। फिर तो मैं दलीप को थाने बुलाकर उससे पूछताछ करनी चाहिए। अभी ये उचित नहीं होगा। अभी एक ऐसा पॉइंट है जो उसे निर्दोष साबित कर सकता है। डॉक्टर चौधरी के अनुसार आंखें निकालने वाला कातिल कोई दक्ष डॉक्टर है, जबकि दलीप डॉक्टर नहीं है। तो क्या इस पॉइंट के आधार पर आप दलीप को संदेह से मुक्त कर रहे हैं? नहीं, मैं उसकी निगरानी करना चाहता हूँ। अपने जासूस और मुखबिरों को इसके पीछे लगा दो। उसकी हर हरकत की खबर हमें मिलनी चाहिए। दलीप की निगरानी शुरू हो गई। वह जहाँ भी जाता पुलिस का एक जासूस उसके पीछे रहता। साला सारे दिन इधर उधर घूमता रहता है। शाम के समय यह होटल में क्या करने जा रहा है? 5 मिनट बाद वह जासूस भी होटल में पहुंच गया और सीधा रिसेप्शन काउंटर पर गया। पुलिस। ओह, मैं जनाब की क्या मदद कर सकता हूँ? अभी जो युवक भीतर आया था कहाँ है? वो तो ऊपर मिस्टर रस्तोगी के कमरे में गया है। अक्सर उनसे मिलने यहाँ आता है। रस्तोगी कौन? हमारे एक ग्राहक हैं, पिछले 1 महीने से होटल में ठहरे हुए हैं। दलीप हर दूसरे तीसरे दिन उनसे मिलने जाता है। कुछ देर बाद जासूस इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार को रिपोर्ट दे रहा था। सर, होटल हिल साइड के रूम नंबर 64 में रस्तोगी नामक एक व्यक्ति पिछले 1 महीने से ठहरा हुआ है। होटल के स्टाफ को उसने बताया कि वो लेखक है और एकांत में उपन्यास लिखने के इरादे से यहाँ आया। वो अपने कमरे से बहुत कम बाहर निकलता है, लेकिन दलीप उससे हर तीसरे चौथे दिन मिलने जाता है। वो व्यक्ति रस्तोगी देहरादून से यहाँ आया है। उस व्यक्ति को चेक करना होगा धनराज। हम अभी होटल हिल साइड चलेंगे। ठीक है सर। कुछ देर बाद खट खट। मिस्टर रस्तोगी। कुछ क्षण बाद दरवाज़ा खुला। ओ पुलिस! ये मुझे देखकर डर क्यों गया है? आप मिस्टर रस्तोगी हैं? जी जी हाँ, लेकिन आप? मुझे अंदर आने दीजिए, आपसे कुछ बात करनी है। लेकिन मैं इस वक्त कहीं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? ओह, ये सामान बता रहा है कि तुम तो होटल छोड़ कर जा रहे हो। हाँ, मैं आज रात की ट्रेन से वापस जा रहा हूँ। क्या दलीप भी तुम्हारे साथ जा रहा है? कौन दलीप? दलीप का नाम सुनकर रस्तोगी की बहुत ज़ोर से चौंका था। तो तुम दलीप को नहीं जानते? खैर छोड़ो। मैंने सुना है कि तुम लेखक हो और यहाँ कोई उपन्यास लिखने आए हो। ठीक सुना है आपने। तो मुझे ज़रा वो उपन्यास दिखाओ जो यहाँ तुमने 1 महीने रहकर लिखा है। मगर क्यों? आप इस तरह मुझसे पूछताछ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरा काम ही पूछताछ करना है। बाय द वे, तुम ज़रा अपना सामान खोलो, मैं इसकी तलाशी लेना चाहता हूँ। तलाशी? मगर क्यों? सूटकेस लॉक नहीं था, नीचे गिरने के कारण उसका लॉक खुल गया था। इंस्पेक्टर ने उत्तर देने के बजाय नीचे बैठकर सूटकेस का ढक्कन उठाया। ओह, मेडिकल किट बैग। रस्तोगी का चेहरा अचानक पीला पड़ गया था। इंस्पेक्टर ने किट बैग खोला तो उसमें शल्य क्रिया में काम आने वाले बारीक औजार भरे हुए थे। ओह, तो तुम लेखक नहीं डॉक्टर हो? नहीं तो? इंस्पेक्टर ने तुरंत पिस्तौल निकाल लिया। हैंड्स अप। अब मैं समझ गया हूँ कि तुम वास्तव में क्या हो। रस्तोगी ने खामोशी से आत्मसमर्पण कर दिया था। उसे गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाया गया। कुछ देर बाद पुलिस ने दलीप के घर पर छापा मारकर उसे भी हिरासत में ले लिया था। ये क्या इंस्पेक्टर, मेरा अपराध क्या है? भोले मत बनो दलीप। तुम 3 निर्दोष इंसानों के हत्यारे हो। डॉक्टर रस्तोगी इस हवालात में है और उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। बाद में इंस्पेक्टर ने कस्बे वालों को बताया। रस्तोगी वास्तव में देहरादून का एक आंखों का डॉक्टर है। उसका धंधा अच्छा नहीं चल रहा था, इसलिए उसने दौलत कमाने का विचित्र तरीका खोज लिया था। उसने अपने क्लिनिक में उन धनवान अंधों की आंखें लगानी शुरू कर दी थी जो पैसे से आंखें खरीद सकते थे। अब आंखें बाजार में तो मिलती नहीं, और जो लोग नेत्रदान करते हैं उनके नेत्र उन्हीं लोगों को लगाए जाते हैं जिनका नंबर आता है। इसलिए रस्तोगी ने आंखें प्राप्त करने का यह घिनौना क्रूर तरीका सोचा था। दलीप से उसकी पुरानी पहचान थी। उसने दलीप को रुपयों का लालच देकर इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वे जिंदा इंसानों को मार डाले। दलीप हत्या करने के बाद लाश का सिर काटकर डॉक्टर रस्तोगी के पास ले जाता था और डॉक्टर उस सिर में से आंखें निकाल लेता था। बाद में दलीप ही उस सिर को ले जाकर दूसरी जगह फेंक देता था। डॉक्टर रस्तोगी के सामान से वो 6 आंखें भी एक ड्रम में सुरक्षित रखी मिल गई जो उसने निकाली थी। उस खूनी डॉक्टर दलीप को हमारे हवाले कर दो इंस्पेक्टर। हम उसकी बोटी बोटी नोच डालेंगे। हाँ, मैं उन्हें अपने हाथ से गोली मारूंगा। नहीं, उन्हें कानून सज़ा देगा। दलीप और रस्तोगी के घिनौने अपराध के लिए कानून अवश्य उन्हें मृत्युदंड देगा। इस तरह फूलगड़ी में आरंभ हुई इस खूनी कथा का अंत हो गया। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं मनोज कॉमिक्स में किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।